चलो भाई, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे हो, रिवीजन किए होगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट क्लास आप लोग लगा के आए हो। अगर आए हो तो आज की क्लास में मोर देन वेलकम है। अच्छे से पढ़ाई करो और रिवीजन पिछला क्लास अगर रिवाइज नहीं किया है तो आज की क्लास में बहुत मुश्किलें आने वाली है, ठीक है। बट मैं होप करता हूँ कि आपने रिवीजन किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब हम लोग को आज पढ़ना है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन SN1 रिएक्शन, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ना है। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा H, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारा R1, यहाँ पे ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा X, ठीक है। X बेसिकली क्या है बेटा, कोई हमारा हेलोजन एटम है ना। इसको मैंने किसी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट किया, अब आपको पता है कि अगर SN1 रिएक्शन हो रहा है, तो सबसे पहला काम क्या, अब तो बच्चा बोल रहा होगा कि सर सबसे पहले बना दो कार्बोकेटायन। SN1 रिएक्शन में सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और फॉर्मेशन होगा हमारे कार्बोकेटायन का। चलो भाई बना लो कार्बोकेटायन H, ये हो गया R1, ये हो गया हमारा R2, ये बन गया कार्बोकेटायन। ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जिस बच्चे ने मेरी हाइब्रिडाइजेशन वाली क्लास रिवाइज की है उसके लिए आगे का पोर्शन बहुत स्मूथ जाने वाला है। चलो आओ देखो कैसे। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो कार्बोकेटायन है बच्चा, ये जो कार्बोकेटायन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो लड़का क्या बोलेगा, सर इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर एक भी प्रेजेंट है। तो बच्चा बोलेगा सर 0 लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं है, यानी कि 3 + 0 कितना हो गया 3, यानी कि हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। कोई समस्या। एक बात और बता देता हूँ बेटा, जो ये स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का जो ये तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक बात ध्यान देना कि जो ये लाइन है, जो ये बॉन्ड करने का जो ये तरीका है इसको बोलते हैं वेज। इसको क्या बोलते हैं, वेज। और ये डॉटेड जो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन है, ये जो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन डॉट फॉर्म में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैश। बेसिकली आप ये देखो कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो आप बोलोगे सर ये कार्बन तो है sp3, क्यों, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड इसके पास sp3 है। अच्छा, अगर कार्बन sp3 है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि कार्बन की ज्योमेट्री यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसा होगी, टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसका मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है इसका मतलब एक एटम क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन, और एक एटम क्या होगा, इनसाइड द प्लेन, होगा कि नहीं। तो इस वजह से हम लोग, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है मतलब स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन 3D होना चाहिए, लेकिन 2D प्लेन में 3D रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का। किसका यूज करते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का। इसमें जो ये वेज है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन। क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन। समझ पा रहे बात को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, बॉन्ड आउटसाइड द प्लेन। और ये जो डैश है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड इनसाइड द प्लेन। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से बढ़िया तरीके से क्लियर हुई, कोई समस्या यहाँ तक, पक्की बात। चलो तो पहले आप लोग इतनी बातों को लिख लो, फिर मैं कुछ चीज़ों को इरेज करूँगा और आगे मूव करूँगा। जल्दी लिखो आप लोग।
समझ गए बेटा आप लोग? इतनी बातें लिख ली है क्या? लिख लिए क्या? चलो अब कुछ चीज़ें इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे समझ गए हो कि वेज मतलब आउटसाइड द प्लेन, डैश मतलब इनसाइड द प्लेन। ठीक है, ठीक। तो आप लोग को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गया कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना? क्योंकि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, यानी कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गई? नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गई? नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर ज्योमेट्री को एक प्लेन में दिखाना है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री को एक प्लेन में दिखाना है। इस वजह से हम लोग एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस किए, एक नए टाइप के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किए, जिसका नाम क्या था? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। जो बंदा प्लेन के बाहर है उसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो बंदा प्लेन के प्लेन के जो बाहर है उसको हम लोग वेज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो चीज़ प्लेन के अंदर है उसको डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, यही है हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। इतनी बातें क्लियर है क्या आपको? बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। अब ये बन गया कार्बोकेटायन, अब ये बन गया कार्बोकेटायन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सबसे पहली बात, s और ये p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल, देखो लिखो पहले sp2, इससे तुमको क्या दिख रहा है? s का एक ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने का मतलब क्या? कि s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और क्या बनाए? एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, जो क्या था? sp2। ठीक बात है। चलो ये दोनों किए आपस में गुलू गुलू, क्या किए? चलो ये दोनों आपस में किए इंटरमिक्सिंग, क्या किए? इंटरमिक्सिंग। और क्या बनाए? एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाए? एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो क्या हो गया? sp2। ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। मतलब s का ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और क्या बनाए? नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब क्योंकि 3 टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। टोटल 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3। और तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, तीनों का। अब आपको क्या दिख रहा है कि एक बंदा तो एच बच गया। मान लिया कि ये क्या है? px है, ये हो गया py और ये हो गया pz, नाम कर लिया। यानी कि pz क्या हो गया? एकदम प्योर इम्पटी बच गया ना। पूरा खाली बच गया, है ना? इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब ये R जो है वो R1 R2 और H, वो इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। और ये ऑर्बिटल, ये जो pz है, ये जो हमारे पास pz ऑर्बिटल है, ये प्योर बच गया है, ये प्योर बच गया है, किसी तरीके के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। समझ पा रहे हो बात? समझ पा रहे हो बात? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और आपको पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है? डंबल। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल। मैं कौन से p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा? pz को। ये प्योर बचा हुआ है। अब आप इतना लिखो, अब आप इतना लिखो, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं आपको। लिखते जाओ और ध्यान से सुनते जाओ। समझते नहीं है बात तो। हो गया? समझाओगे तुम मुझे अब? तो बेटा ओवरलैप क्या कर रहे थे? p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप कर रहे थे, p के 2 s के एक, तो हमारा क्या बन रहा था? sp2। तो हमारा क्या बना था? sp2। तो यहाँ पे लिख लो, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है? ठीक। तो आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे मूव करना शुरू करते हैं हम लोग। इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना बेटा, बेटा ध्यान देना एकदम कॉन्सेप्ट पे, एकदम मक्खन की तरह से क्लियर होगा। एकदम ध्यान से समझना, बस पूरा फोकस यहाँ पे देना। अब मैंने अभी क्या दिखाया आप लोगों को? अभी मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि जो हमारे पास जो pz ऑर्बिटल है वो बिल्कुल एम्प्टी प्रेजेंट है।
जो pz ऑर्बिटल है वो क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल एम्प्टी प्रेजेंट है। चलो कर देते हैं C, यानी कि जब कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन के बनते ही pz ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। H ये हो गया हमारा R1 और ये क्या हो गया हमारा R2। यहाँ पे था कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन क्यों था, क्योंकि एक ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह नहीं गए। होना ये चाहिए था कि इसके सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए थे, बट एक ऑर्बिटल एम्प्टी रह गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में गया ही नहीं। अब सुनो, वीबीटी का कॉन्सेप्ट फेल हुआ था, इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है ना। और हाइब्रिडाइजेशन में यही बोलता है कि पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब न्यूक्लियोफाइल जो है, अब उसको एक चीज़ दिख गया, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे एक चीज़ दिख गया। क्या दिखा, जगह है, मैं तो यहाँ से भी आ सकता है, मैं यहाँ से भी आ सकता है, मेरे पास दो जगह है बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास दो जगह है। कौन बोलेगा, न्यूक्लियोफाइल बोलेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से बॉन्ड बनाता है तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH R1 और ये क्या हो जाएगा R2 और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि देखो लिविंग ग्रुप इसी साइड से निकला था, लिविंग ग्रुप जो था वो इसी साइड से निकला था। अब जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला उसी साइड पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंपाउंड का, रिटेंशन। कंपाउंड का क्या हो जाएगा, रिटेंशन। पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी इसके लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी जाकर तो जुड़ सकता था, तो प्लस एक प्रोडक्ट बनने का चांसेस और था। क्या, ये हो गया C, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा वेज में R1 और ये हो गया हमारा डैश में R2 और ये हमारा क्या हो गया, सॉरी इस साइड हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि यहाँ पे जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकला है, जिस तरफ से लिविंग ग्रुप लीव किया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, इन्वर्जन। यहाँ पे था रिटेंशन, यहाँ पे था इन्वर्जन। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि सर जब SN1 रिएक्शन होता है तो वहाँ पे इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन भी होता है, यानी कि SN1 रिएक्शन में दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनते हैं और रिटेंटेड प्रोडक्ट भी बनते हैं। समझ में आया, समझ में आया। अब चलो सर ज़्यादा कौन होता है, सर मेजर कौन है, माइनर कौन है, ज़्यादा रिटेंशन बनेगा कि ज़्यादा इन्वर्जन बनेगा। कहने को तो बेटा कि जितना रिटेंशन बन रहा है उतना इन्वर्जन बनता है, कहने को तो इन्वर्जन और रिटेंशन आपस में लगभग बराबर बनते हैं, लेकिन एक्चुअल केस में जो हमारा इन्वर्जन होता है, एक्चुअल केस में जो हमारा इन्वर्जन होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होता है किससे, रिटेंशन से। इन्वर्जन रिटेंशन से थोड़ा अधिक होता है एक्चुअल केस में। समझ पा रहे बात को, अब सवाल ये आया कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा इन्वर्जन है वो रिटेंशन से थोड़ा अधिक है, जो हमारा इन्वर्जन है वो रिटेंशन से थोड़ा अधिक क्यों है, ये सवाल आया। आओ इसका जवाब ढूंढते हैं, समझो इसका जवाब क्या है। इसका जवाब बेटा ये है, लगभग बराबर बोला पहले मैं लगभग बराबर बोला। इसको समझो कि जब ये न्यूक्लियोफाइल कहीं ना कहीं इस कार्बोकेटाइन के पास जा रहा होगा, इस खाली जगह में जुड़ने जा रहा होगा, तो इसी साइड से लिविंग ग्रुप निकला था और लिविंग ग्रुप में क्या है, प्लस ऑफ X माइनस। तो क्या ये X माइनस रास्ते में इस न्यूक्लियोफाइल से इंटरेक्ट किया होगा, ये भी नेगेटिव। सपोज करो कि यहाँ से ऐसे X माइनस निकल रहा है और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, ये भी नेगेटिव, इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो क्या ये अपने पाथ से डेविएट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सीधे जा पाएगा ये, नहीं, ये डेविएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बैक पाथ को चूज कर जाता है।
और क्या बन जाता है, रिटेंशन थोड़ा सा अधिक हो जाता है। लगभग इन्वर्जन और रिटेंशन लगभग बराबर होते हैं, लेकिन क्योंकि लिविंग ग्रुप जिस तरफ से निकल रहा है उसी तरफ से जाता है, तो कई बार लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल में इंटरैक्शन हो जाता है। इस इंटरैक्शन की वजह से न्यूक्लियोफाइल अपने पाथ को डाइवर्ट कर जाता है और रिटेंशन प्रोडक्ट थोड़ा सा, सॉरी, इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा अधिक मिल जाता है हमें। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नोट डाउन करो, फिर मैं प्रॉपर स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आया? SN1 में दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, रिटेंशन भी इन्वर्जन भी, क्योंकि सेम साइड से यहाँ पे एडिशन हुआ है, तो इस रिटेंशन को हम लोग वॉल्डर रिटेंशन भी कह देते हैं और इस इन्वर्जन को हम लोग वॉल्डर इन्वर्जन भी कह देते हैं। कोई दिक्कत? तो पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सबको? बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? पक्का? नोट डाउन करो। चलो बेटा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि इन SN1 रिएक्शन, इफ SN1 रिएक्शन अकर एट कायरल सेंटर, अगर SN1 रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? कायरल सेंटर पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? कायरल सेंटर पे हो रहा है। कायरल सेंटर क्या होता है आपको पता है अच्छे से, बेहतरीन तरीके से आपको बता चुका हूँ कायरल सेंटर क्या होता है। अगर कायरल सेंटर पे हमारा SN1 रिएक्शन होता है तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। क्यों बोला ऐसा? ऐसा क्यों बोला ये? ऐसा क्यों बोला ये? अभी देखो, एक प्रोडक्ट मैंने लिखवाया था जो था रिटेंशन, एक प्रोडक्ट जो मैंने लिखवाया था वो था इन्वर्जन। देखो कॉपी में देखो, क्या रिटेंशन और इन्वर्जन बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे कि नहीं? थे कि नहीं सर? बिल्कुल थे। क्या दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल हैं? सर नहीं है, सर नहीं है। सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, मिरर इमेजेस भी हैं। इसका मतलब दोनों क्या हैं? एनंसियोमर्स। दोनों क्या हैं? एनंसियोमर्स। अब मैंने एक बात अभी और बोली, क्या? कि लगभग रिटेंशन और इन्वर्जन बराबर होते हैं। लगभग बोला, बराबर होते हैं लगभग। हाँ सर। तो जब उन दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा तो जो नया मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा? रेसिमिक मिक्सचर। समझ गए बात को? ये पॉइंट ऐसा क्यों बोला? क्योंकि कायरल सेंटर पे क्या बन रहे हैं? दो एनंसियोमर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दो एनंसियोमर। अब क्योंकि वो दोनों एनंसियोमर लगभग बराबर हैं तो हमें क्या मिल गया? रेसिमिक मिक्सचर। समझ गए बात को? कोई समस्या? इस पॉइंट में कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई समस्या, पीड़ा नहीं है? अगला पॉइंट देखो, The carbocation formed as an intermediate is planar and it can be attacked equally from both sides, forming equimolar mixture of enantiomers. कार्बोकेटायन क्या बना? प्लेनर। अच्छा, कैसे सर? प्लेनर कैसे बन गया कार्बोकेटायन? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना। आपको पता है ना ये बात? जब से SN1 रिएक्शन पढ़ा रहा हूं तब से आपको बता रहा हूं कि जो इंटरमीडिएट बना है वो कार्बोकेटायन बना है। पता है ना सर? अच्छा, पता है सर। तो बस बेटा आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया, उस कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप। कितना आएगा सर? sp2। अच्छा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो ज्योमेट्री क्या होगी सर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब ज्योमेट्री सर होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। बस क्या हो ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है इसका मतलब मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसके पास एक प्योर p ऑर्बिटल हो गया। यस सर। अब प्योर p ऑर्बिटल हो गया यानी कि उसके पास दो लोब्स खाली हो गए। यस सर। अब दो लोब्स खाली हो गए इसका मतलब अटैक दोनों लोब्स में हो सकता है। अगर सामने साइड से हुआ तो रिटेंशन, पीछे साइड से हुआ तो इन्वर्जन। सर समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। तो वही बात लिखा है कि द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इज प्लेनर। प्लेनर क्यों है समझ में आया? हाँ सर। एंड इट कैन बी अटैक फ्रॉम इक्वली फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से क्यों अटैक कर सकता था? क्योंकि इस तरह से दो लोब्स प्रेजेंट थे। यहाँ तक भी आ सकता था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ तक भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता था। अब क्योंकि दोनों साइड से बराबर अगर अटैक हो सकता है, लगभग दोनों साइड से अगर बराबर अटैक हो सकता है, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो दो प्रोडक्ट बनेंगे वो इक्विमोलर एनंसियोमर बनेंगे ना, यानी कि जितना रिटेंशन बन रहा है उतना इन्वर्जन बनेगा। अगर दोनों तरफ से बराबर अटैक होता है तो जितना रिटेंशन बना उतना ही इन्वर्जन बना, यानी कि इक्विमोलर एनंसियोमर का फॉर्मेशन हुआ। देयरफॉर फॉर्मिंग इक्विमोलर ऑफ एनंसियोमर्स, बराबर मोल्स में एनंसियोमर्स का फॉर्मेशन हुआ। हाँ सर। The probability of attack is measured by entropy. Therefore, racemic mixture is entropy driven.
प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक को हम लोग कहाँ से कैसे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है। अच्छा, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक कहाँ से मेजर करते हैं? एंट्रोपी से। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी ड्राइवन भी कहते हैं। समझ में आया बात? समझ में आया बात? अब आओ आगे देखो, आगे देखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैं बता दिया आपके बोर्ड के लगभग थ्योरी, लेकिन अगर आपके बोर्ड में एक्सप्लेन द स्टीरियोकेमिस्ट्री इन टर्म ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछ लेता है, तो आप लास्ट में ये पॉइंट भी लिख देना कि इन SN1 रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्जन इज फॉर्म लिटिल मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन, यानी कि इन्वर्जन रिटेंशन से थोड़ा ज़्यादा होता है। इन्वर्जन रिटेंशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये बात हमेशा ध्यान देना एक्चुअली में, एक्चुअल केस में। तो ये नोट मार के लिखना बोर्ड में, ये पॉइंट बोर्ड में, ये पॉइंट नोट मार के लिखना 500 का। समझ गए बात? अच्छा, तो अगर इन्वर्जन रिटेंशन से अधिक हो रहा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो 100% रेशमिक मिक्सचर होगा क्या? अगर इन्वर्जन अधिक है रिटेंशन से, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्या वो 100% रेशमिक मिक्सचर होगा? सर नहीं, 100% नहीं होगा सर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए आपको? अच्छे से फील आया? प्रॉपरली पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया? अगर समझ में आ गया है अच्छे से, तो इसको पहले लिख लो, और जो पॉइंट आपको दिक्कत दी होगी, नहीं समझ में आया होगा, एक बार कमेंट करना। मैं सारे कमेंट देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा जो आपका डाउट होगा। बट करना जरूर, पढ़ना जरूर, मन लगा के पढ़ो। चलो जल्दी इसको लिखो, लिखो इसको। चलो बेटा, अब देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 के लिए। इसके लिए समझते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री SN2 के लिए। आपको एक बात पता है कि SN2 रिएक्शन में होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। पता है आपको? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब देखो सर, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें जितना अधिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका होता है, उतना अधिक बॉन्ड का ब्रेकिंग भी हो चुका होता है। यानी कि लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में, लिविंग ग्रुप यही होगा ना, लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच में जितना अधिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुका होगा, उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन किसके किसके बीच में हो चुका होगा? न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में। समझ के बात को? तो आओ मैं समझाता हूँ, आओ मैं आपको ध्यान से ये बात समझाता हूँ, ये बात समझाता हूँ। अब पहली बात तो ये समझो, पहली बात तो ये समझो, क्योंकि SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो नहीं होता। यस सर, यानी कि ये बंदा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ये बताओ, कार्बन से जब ये हाइड्रोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन में प्रेजेंट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अधिक शिफ्ट कर लेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो इस हाइड्रोजन की तरफ अधिक शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर हो जाएंगे। तो इस वजह से इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। इस न्यूक्लियोफाइल का क्या एम है कि ये इस डेल्टा पॉजिटिव के पास चला जाए, इस डेल्टा पॉजिटिव के पास चला जाए। अच्छा बिल्कुल सर, इसका बिल्कुल ये एम है कि इस डेल्टा पॉजिटिव के पास चला जाए। इसको थोड़ा सा, इसको मैं R1 कर दिया, ये कर दो, नहीं इसको यहाँ पे H कर दो, इधर T कर दो, इधर D कर दो। सर ये क्यों किया? क्योंकि अभी हो गया मिथाइल एक टाइप से, ये हाइड्रोजन, ये ट्रीटियम, ये ड्यूट्रियम, इसके आइसोटोप्स हो गए, ये मिथाइल हो गया। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया, अच्छा SN2 होगा। इस वजह से ये काम किया। समझ रहे बात को? समझ रहे हो बात को? सर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले क्या लगा था? R1 R2 R3 अल्काइल ग्रुप लगा दिया था। ठीक है, ये लगाया तो H, हाँ लगा दो, लेकिन मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाना है, तो मैं कायरल सेंटर से पढ़ाना चाह रहा हूँ। अभी ये कार्बन कायरल है, अब वो तीनों S लगा दोगे तो कायरल नहीं रह जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस और भी कम हो जाएगा। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस और भी कम हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। समझ रहे बात को आप लोग? स्टेरिक हिंड्रेंस और कम हो जाएगा, तो सुनते रहा करो ध्यान से। तो इसका मेन एम क्या है? यहाँ तक पहुँचना। लेकिन क्या ये न्यूक्लियोफाइल अब सीधे रास्ते से यहाँ तक जा सकता है? क्या ये न्यूक्लियोफाइल सीधे रास्ते से, यानी कि सेम जिस डायरेक्शन में ये हैलोजन प्रेजेंट है उसी डायरेक्शन से क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? सर ये डेल्टा नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में रिपल्सन हो जाएगा।
तो ये ज़्यादा आसानी से यहाँ तक किस डायरेक्शन में पहुँचेगा? पीछे वाले डायरेक्शन से, बैक साइड डायरेक्शन से। अब क्योंकि ये बैक साइड डायरेक्शन से जाके अटैक करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होंगे, तो एक टाइम ऐसा आ चुका होगा जिस टाइम पे जितना अधिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उतना अधिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाए। वो टाइम ये होगा, ये हो गया हमारा H, ये हो गया हमारा T, ये हो गया हमारा D, और यहाँ से क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से ऐड होता जा रहा है और इस डायरेक्शन से हमारा OH नेगेटिव, सॉरी X हमारा क्या होता जा रहा है? लीव करता जा रहा है। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है इसमें, तो अब न्यूक्लियोफाइल पे कंप्लीट नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप ही यहाँ से लीव होता जा रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या ही रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। क्यों? पूरी तरह से बॉन्ड टूटा नहीं है, कंप्लीट नेगेटिव आ जाए। समझ गया बात को? पक्का? अब यहाँ पे ये क्या है? ये है BF, क्या है? BF, और ये क्या है? BB, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, ठीक है। यानी कि BB इक्वल टू BF होगा कब? ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब जितना बॉन्ड फॉर्मेशन उतना बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि सर न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहीं ना कहीं ऐड ही पीछे वाले साइड से हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल पीछे साइड से ऐड ही हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि रिपल्सन अधिक है। इसका मतलब सर जब वो प्रोडक्ट बनेगा, जब ये ट्रांजिशन स्टेट डिस्ट्रॉय हो, मतलब खत्म होता, देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन से अधिक है, तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग बराबर है। जितना बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ उतना अधिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, ट्रांजिशन स्टेट उसको कहते हैं हम लोग। लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आ जाएगा कि जो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग है वो अधिक हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन से, मतलब ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर एक टाइम ऐसा हो चुका होगा। इसको समझ गए आप लोग ना? एक टाइम ऐसा हो चुका होगा कि पूरी तरह से देखो जो बॉन्ड ब्रेकिंग है पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग कंप्लीट हो जाए, ये BB भी कंप्लीट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट, और ये BF भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। मतलब कि पूरी तरीके से ये बॉन्ड बन चुका होगा और ये बॉन्ड टूट चुका होगा। तो जब ये केस होगा कि BF भी कंप्लीट हो जाए, BB भी कंप्लीट हो जाए, उस केस में हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा बेटा? अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इधर ऐड हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट कैसा मिल जाएगा? ये हो जाएगा हमारा H, ये हो जाएगा हमारा ट्रिटियम, और ये हो जाएगा हमारा ड्यूट्रियम। इसको मैं थोड़ा ठीक से बना देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा ड्यूट्रियम और यहाँ पे हमारा क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे किस साइड में लगा? लिविंग ग्रुप जिस तरफ से लीव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा? जिस साइड से लिविंग ग्रुप लीव किया, जिस तरफ से लिविंग ग्रुप हमारा लीव किया बेटा, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा लगा न्यूक्लियोफाइल। समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? रिटेंशन के इन्वर्जन, तो ये प्रोडक्ट होगा हमारा इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन 100% होगा कि 90% कि 99%? तो आप क्या लिखोगे? 100% इन्वर्जन होगा। क्यों? क्योंकि सारा के सारा कंप्लीट अटैक इज डन फ्रॉम बैक साइड, है ना? तो यहाँ पे आप लिखोगे कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज डन from backside in SN2 reaction to avoid repulsion between nucleophile and X negative. That is why 100% of inversion
टेक प्लेस इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। यानी कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है बेटा, 100% इन्वर्जन होता है। और ये 100% इन्वर्जन क्यों हो रहा है, ये बात आपको क्लियर हुआ, ये बात आपको क्लियर हुआ। तो क्या स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन आपको क्लियर है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन आपको क्लियर है, बोलो पक्की बात, क्लियर है। चलो भाई, चलो भाई, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यानी कि अच्छा रुको, इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नहीं होगा। क्यों, एक ही प्रोडक्ट बना है, एक ही प्रोडक्ट बना, एक ही प्रोडक्ट बना। एनहांसर्स बने नहीं बने सर, तो रेसिमिक मिक्सचर कहाँ से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से नोट कर लो। सर मैं पूरा हो गया। चलो बेटा, अगला टॉपिक पढ़ना है हमको, सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस क्या होता है, सॉल्वोलाइसिस समझना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सॉल्वोलाइसिस जो है बेटा दो टर्म से मिलकर बना है। एक सॉल्वो मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वो मतलब सॉल्वेंट, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। लाइसिस मतलब बॉन्ड्स का ब्रेक ना, ब्रेकिंग का बॉन्ड, यही होता है ना। अच्छा अच्छा, अब क्योंकि बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड टूट रहा है ना, बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, तो बॉन्ड का टूटना एक टाइप से रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया। तो सॉल्वोलाइसिस क्या हो गया, अब यहाँ पे बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है सॉल्वेंट की वजह से। बॉन्ड का ब्रेकिंग किसकी वजह से हो रहा है बेटा, सॉल्वेंट की वजह से। इस वजह से सॉल्वोलाइसिस क्या हो गया, इफ the solvent molecules involved in the reaction, then it is said to be सॉल्वोलाइसिस। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही रिएक्शन शो करने लग जाए, इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन को सॉल्वोलाइसिस। क्या बोलेंगे, सॉल्वोलाइसिस। और ज्यादातर केस में जनरली इन सॉल्वोलाइसिस सॉल्वेंट एक्ट एज रिएजेंट्स। समझ गए बात को। ज़्यादातर केस में जब सॉल्वोलाइसिस हो रहा होता है, उस केस में हमारे सॉल्वेंट ही रिएजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर सॉल्वोलाइसिस में सॉल्वेंट क्या हो जाए, वाटर, इफ इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वोलाइसिस the solvent is water, then it is said to be hydrolysis। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, ठीक। यानी कि अगर सॉल्वेंट वाटर हो जाए सॉल्वोलिसिस में अगर सॉल्वेंट वाटर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। अब देखो बेटा, अगली बात क्या होता है बच्चा, अगली बात को ध्यान से समझना। अगली बात हमारा ये है, अगला बात हमारा ये है कि इन हाइड्रोलाइसिस SN1 as well as SN2 both reaction is possible।
हाइड्रोलिसिस में SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन क्या हैं, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि बस SN1 पॉसिबल हो, दोनों रिएक्शन पॉसिबल है। कोई दिक्कत? तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, तो आप इन सभी पॉइंट्स को जल्दी से पहले नोट करो। दिखा दो। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था हाइड्रोलिसिस के बारे में। हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि अगर सॉल्वेंट वाटर हो और वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना शुरू कर दे, यानी कि रिएक्शन करना शुरू कर दे रिएक्टेंट से, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों के लिए पॉसिबल है, दोनों के लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस फॉर SN1 रिएक्शन। क्या देखते हैं, हाइड्रोलिसिस फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसको SN1 रिएक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस देखते हैं। जैसे देखो एक हमारे पास ये है, ये मैंने ले लिया Br, यहां पर मैंने क्या ले लिया, ठीक है, इसको ऐसे ही कर दिया है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसका रिएक्शन किससे कराता हूं, H2O के साथ। इसका रिएक्शन किससे करा दिया मैंने, H2O के साथ। यानी कि मैंने बस देखो किसी कंटेनर में रिएक्टेंट लिया होगा, इस उस कंटेनर में मैंने बस अभी क्या डाला, पानी डाला। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जो पानी था बेटा, ये जो हमारे पास पानी था, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट लगा करने, तुरंत यही रिएक्शन में तुरंत क्या लगा करने, पार्टिसिपेट लगा करने। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये SN1 रिएक्शन से जाता है, अगर ये SN1 मैकेनिज्म पाथ फॉलो करता है, सर SN1 क्यों करेगा, पहले ये बताओ कि SN1 ही क्यों करेगा, अभी ये SN2 क्यों नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ आओ देखो, तुमको पता है कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री में सबसे अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री में, और सबसे खराब होता है 1 डिग्री में। SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा 1 डिग्री में, सबसे अच्छा तो मिथाइल में होता है, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अच्छा, समझ गए क्यों? यानी कि चांसेस ये होते हैं, याद करो मैंने लिखवाया भी है कि ये भी चांसेस होते हैं कि 2 डिग्री हैलाइड में SN2 रिएक्शन ना भी हो, ये भी चांसेस होते हैं, लिखवाया भी हूँ ये बात मैं। चलो, तो अगर SN1 रिएक्शन, ये देखो ये कार्बन की डिग्री 2 डिग्री, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री ब्रोमाइड। तो सबसे पहला चांस क्या है कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाए। अब अगर SN1 रिएक्शन होता है तो सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, बना दो, बना दिया कार्बोकेटायन। क्या ये कार्बोकेटायन, अच्छा जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, याद करो आप लोग जब मैं आप लोगों को SN1 रिएक्शन पढ़ा रहा था, तो वहां पे जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो मैंने एक बात बोली थी, रीअरेंज दी कार्बोकेटायन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो कार्बोकेटायन को रीअरेंज कर दो। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन को मैं शॉर्ट फॉर्म में CC लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके पास 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो ये कार्बोकेटायन क्या सोच रहा होगा कि किसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, किसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ तो मैं बन जाऊँगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, और जैसे ही मैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता हूँ मैं अधिक स्टेबल हूँ। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो ये कार्बन, ये जो कार्बोकेटायन है वो इस हाइड्रोजन को क्या बोलेगा, आजा 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 मेरे प्लेस पे आजा। ये कार्बोकेटायन इस हाइड्रोजन को क्या बोलेगा, मेरे जगह पे तू आजा भाई, प्लीज आजा। हाइड्रोजन बोला मान लिया तेरी बात, और हाइड्रोजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का दोनों बॉन्ड तोड़ते हुए यहाँ पे पहुंच गया। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लिए दिए हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाता है। क्यों हो रहा है बता रहा हूं। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन इन दोनों बॉन्ड, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां पे पहुंचा, क्या बना, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं, मॉलिक्यूल अब अधिक स्टेबल हुआ कि नहीं, बोलो भाई, हुआ ना, मॉलिक्यूल अब यहाँ पे अधिक स्टेबल हो गया, पक्की बात। तो ये रीअरेंज क्या होता है समझ में आया।
रीअरेंज कई तरीके से होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन खुद को शिफ्ट कर दिया कार्बोकेटायन के पोजीशन पे, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन यहाँ पे जनरेट हो गया। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से रीअरेंजमेंट हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट। रीअरेंजमेंट क्या होता है समझ में आया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना होता, मान लो यहाँ पे एक मिथाइल होता, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन शिफ्ट तो कर नहीं सकता, तब मिथाइल शिफ्ट करेगा। अगर मिथाइल भी ना होता, तीनों जगह पे फिनाइल लगा होता, तब क्या होता, फिनाइल शिफ्ट। समझ में आया बात को। तो रीअरेंजमेंट के लिए शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या है, सबसे पहला चांस है कि मिथाइल शिफ्ट हो जाए, सबसे पहला चांस है कि हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद मिथाइल शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट। समझ गए बात को। तो मैं यहाँ पे इसको H कर देता हूँ चुपचाप, है ना। अभी बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल अधिक स्टेबल बन जाता है। ये हो गया रीअरेंजमेंट, पक्की बात, कोई समस्या, कोई दुख। अच्छा, अब क्या बोलेगा, अब क्या रीअरेंजमेंट करने के लिए कोई और चांसेस हैं। ये कार्बोकेटायन अधिक स्टेबल कैसे है, ये 3 डिग्री की वजह से यहाँ पे 3 H होंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी 3 H होंगे, सिमिलरली यहाँ पे 2 H होंगे। अब बताओ, देखो देखो, इस कार्बोकेटायन से अटैच ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन भी अल्फा, ये कार्बन भी अल्फा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 2 8, इसके पास 8 अल्फा H है। इसके पास कितने अल्फा H हैं, 3 और तो ये अल्फा, इसके पास 4 अल्फा H है। कौन अधिक स्टेबल है, सर ये ज़्यादा स्टेबल है। तो रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, समझ में आया, तो बिल्कुल समझ में आया। एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो अब वाटर क्या बोलेगा, अब मेरा काम आ गया। अब रीअरेंजमेंट तो नहीं हो पाएगा, अब मैं चलता हूँ मॉलिक्यूल को परेशान करने। अब तुमको पता है वाटर में जो ऑक्सीजन है, इसके पास क्या होता है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, हाँ या ना। लोन पेयर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो हैं। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर चल दिए यहाँ पे, और फिर क्या हुआ, OH ये बन गया, क्या हुआ, ये बन गया। अब क्योंकि अपने दोनों लोन पेयर को इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों लोन पेयर को इस कार्बन को सौंप दिया, इस वजह से अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर का हेल्प लेके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया ना, ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर का हेल्प लेके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी कि एक लोन पेयर, इस लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले गए। जब ये बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले गए, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ है, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। तो अब ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, नहीं है, ऑक्सीजन पॉजिटिव झेल नहीं सकता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे केवल नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो अब ऑक्सीजन इस पॉजिटिव को नहीं झेल पाएगा, तो ऑक्सीजन क्या कर लेगा, एक हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा और इस हाइड्रोजन को लात मार के बाहर कर देगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, H+ रिलीज हो रहा है ना, H+ बाहर हो रहा है ना। और H+ क्या है, एक प्रोटॉन ही तो हो गया। H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये सिर्फ प्रोटॉन ही तो हुआ। H+ के पास न तो इलेक्ट्रॉन है न तो न्यूट्रॉन है। H+ के पास न तो प्रोटॉन है न तो H+ के पास न तो इलेक्ट्रॉन है न तो न ही न्यूट्रॉन है, न इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है। तो ये एक तरफ से प्रोटॉन का ही तो सोर्स हो गया, बोलो भाई। तो क्योंकि प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, इस वजह से हम लोग इस प्रोसेस को बोल देते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोल देते हैं, डीप्रोटोनेशन। क्या ये बात क्लियर है, पक्का। तो ये क्या हो गया, डीप्रोटोनेशन, और जो बन गया हमारे पास वो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया OH। अब ये भी स्टेबल, जैसे ही वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट किया, ऑक्सीजन क्या हो गया, न्यूट्रल। क्यों हो गया, तुमको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन का होगा,
एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का होगा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन था तो ऑक्सीजन के पास पहले से था, पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन की वजह से खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज जो था ऑक्सीजन पे वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से खत्म हो गया और ये बन गया हमारा तैयार। अब देखो हुआ SN1 रिएक्शन ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी हो गया ना। अब क्योंकि ये SN1 रिएक्शन किसकी वजह से हुआ, पानी की वजह से हुआ, सॉल्वेंट की वजह से हुआ, तो ये क्या हो गया सॉल्वोलिसिस। लेकिन यहाँ पे पानी यानी कि सॉल्वेंट जो था यहाँ पे H2O था, तो H2O स्पेशल सॉल्वेंट है, तो इसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या बोल देंगे, क्या हाइड्रोलिसिस आपको क्लियर हुआ, पक्का। SN1 मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस हो गया, अच्छे समझ गए, नोट डाउन कर लो इसको।